हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसको लेकर के दोस्तों आज मैं आपको वास्तविक बात बता रहा हूं, जो कि कुछ तथ्य मैंने रमेश गोयल जी के चैनल से लिए हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें उनकी एक 8-10 महीने पहले भी की वीडियो मिली थी मुझे, वहाँ से मैंने कुछ तथ्य लिए। कुछ तथ्य मैंने एनआईओएस की वेबसाइट से लिए हैं, कुछ तथ्य मैंने एनसीटी की गाइडलाइन से लिए हैं। मतलब ये तीन मेरे सोर्सेज हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार टाइप करके। पहले जो हमारे, एक सेकंड रुकिए, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो पहला सोर्स है हमारा एनसीटी। एनसीटी से क्या लिया है मैंने, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसके लिए, यदि बीएड एल1 में शामिल होती है। आपको पता है भारत का राजपत्र वो निकालते हैं। दूसरा मैंने जो सोर्स लिया है वो लिया है आप लोगों का एनआईओएस से। ठीक है, कि एनआईओएस जो है वो जो क्या कहते हैं, एनआईओएस जो है ये जो पीडेप्ट का कोर्स करवाती है, वो जो है क्या बोलते हैं, उसकी संबंधित में हमने जो आरटीआई से जो प्रूफ आया है रमेश गोयल जी का, मैंने वहां से लिया है। दूसरा, ठीक है, मतलब पहले तो एनआईओएस की एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो पीडेप्ट कोर्स होता है, जो इसको बीएड वालों को शामिल करना होता है, तो उससे रिलेटेड कोई बात है वो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है ना, एक एक बात को आराम से समझना। और एक तीसरा जो मैंने लिया है, आरटीआई का सहारा लिया है। आरटीआई से के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन रमेश गोयल जी ने ली थी, मैं वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली में क्या है कि उन्होंने ये बात दोस्तों 7 से 8 महीने पहले मतलब एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो आज मैंने मिल गई मुझे, मैं एक्चुअली में सर्च मार रहा था उनकी सारी वीडियोस, तो काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं। वास्तव में एक रिस्पेक्ट है उनके लिए मन में, क्योंकि मतलब मानना पड़ेगा कि बहुत मेहनत की उन्होंने। तो खैर कोई बात नहीं, उनकी मेहनत का फल थोड़ा मैंने खा लिया, तो उसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ढूंढा तो मैंने ही वीडियो, तो उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ब्रिज कोर्स है उसके लिए ज़रूरी क्या है। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, ब्रिज कोर्स जो है वो एनसीटी द्वारा प्राप्त मान्य संस्था से होना चाहिए। पहली बात क्लियर कर लो। अब बीए ब्रिज कोर्स करने के लिए जरूरी क्या है, पहले ये बात समझ लो। ब्रिज कोर्स करने के लिए जरूरी है पीडेप्ट, और पीडेप्ट का सर्टिफिकेट कौन देता है, एनआईओएस। अब होता क्या है कि एनआईओएस जो पीडेप्ट का सर्टिफिकेट देती है, तो उससे आपको क्या मिलता है, पीडेप्ट का सर्टिफिकेट से एलिजिबिलिटी मिल जाती है बीएड धारियों को किसमें, एल1 में शामिल होने की। और यदि वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको करना पड़ता है ब्रिज कोर्स, जो कि एनसीटी द्वारा प्राप्त मान्य संस्था से होता है, तो जिसके आधार पर वो टीचर बन जाते हैं। तो मैंने एक दिन बोला था कि आपके बीएड वालों के लिए दो प्रॉब्लम आ रही है, एक ब्रिज कोर्स की और एक पीडेप्ट सर्टिफिकेट की। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि सर आपको अक्ल भी है क्या, कि आप क्या बोल रहे हो कि ब्रिज कोर्स तो हम बाद में करेंगे ना, आप पहले प्रॉब्लम क्यों बता रहे हो। अरे मैंने कि भाई यार, वास्तव में कैसे कैसे लोग हैं कि भाई जब पहली प्रॉब्लम प्रॉब्लम पहली ही स्टार्ट हो गई, तो दूसरे आगे जाके तो वो प्रॉब्लम करेगी ही ना। तो प्रॉब्लम तो दो ही हुई ना एक तरीके से। मतलब उनको ये लगता है कि पीडेप्ट का सर्टिफिकेट तो उनके पास है और ब्रिज कोर्स को कर लेंगे। कितने अक्लवान लोग हैं। अब देखो आगे बताते हैं। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पीडेप्ट, ये जो ब्रिज कोर्स के लिए पीडेप्ट करना पड़ता है, पीडेप्ट का सर्टिफिकेट की सच्चाई क्या है पहले वो देख लो, कि द टीचर शुड बी इन इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर, इसके बाद 1 से 5 में मतलब, और एनसीटी के द्वारा प्राप्त बीएड जो है, मतलब बीएड धारी को क्या करना है, एनसीटी के द्वारा प्राप्त जो है मान्य संस्था से ये पीडेप्ट का सर्टिफिकेट लेना है। आ गई बात समझ में। अब दोस्तों जो असली चीज सामने आती है ना, रमेश गोयल जी का जो खेल था, वो जो बीएसटीसी जो जीतने का जो सिलसिला चालू हुआ था, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक तो ब्रिज कोर्स के लिए क्या जरूरी है, और एक ये क्या बोलते हैं आपका जो है ये वाली चीज है। इसके अंदर ये आपके जो है 5,000 रुपये का फीस होती है, 4 सब्जेक्ट थ्योरिटिकल होते हैं, 3 प्रैक्टिकल होते हैं, जिसके आधार पे आपको क्या मिलता है, पीडेप्ट का सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको 1 से 5 के क्लासेस में जाके पढ़ाना पड़ता है। किनको, बीएड धारियों को, क्योंकि बीएड धारियों के पास क्या होता है, बीएड होती है और उनकी ग्रेजुएशन होती है। उसके बाद 1 से 5 के अंदर उनको पढ़ाना होता है, फिर वो एनआईयूएस का सर्टिफिकेट लेते हैं, और फिर उसके बाद रीट का एग्जाम देते हैं, और फिर उसके बाद उनको सरकार, यदि वो शामिल होते हैं तो उनको ब्रिज कोर्स करवाती है, और तब वो जाके एल1 में शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है वो आ जाओ आप। ये है रमेश गोयल जी का कमाल। इन रमेश गोयल जी ने क्या किया, इन्होंने है ना, एक्चुअली में है, इन्होंने किससे पूछा ये 1 मिनट देखना पड़ेगा, रिस्पोंडेंट कौन है इसका, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, जैसा कि मुझे अंदाजा था, तो इसका रिस्पोंडेंट है एनआईओएस। एनआईओएस से ये पूछा गया, रमेश गोयल जी ने सीधा सा ये पूछ लिया उनसे कि भाई आप तो ये बता दो कि पीडेप्ट सर्टिफिकेट जो है ना वो कितने लोगों के पास है।
रमेश रायल जी को ये बात पता थी कि यदि बीएड को शामिल होना है तो इनको पीडेप्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब रमेश रायल जी ने ये पूछ लिया कि भाई आप ये बता दो राजस्थान में कितने लोगों के पास क्या बोलते हैं पीडेप्ट का सर्टिफिकेट है, क्योंकि जिनके पास बीएड है उनके पास ही पीडेप्ट का सर्टिफिकेट होगा, और जो भी होगा उतने लोग एल में शामिल हो जाएंगे। अगर पूरे के पूरे बीएड धारियों ने ही ये कोर्स कर रखा है तब तो वो शामिल हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। अब हुआ क्या कि ये गुप्त कोर्स था। अब इसकी पूरी आपको मैं पूरी एक उत्पत्ति बताता हूँ। ये खुद क्या बोलते हैं एनआईओएस ने लिख करके दिया है। इसको थोड़ा आपको है ना क्लियर करके बताते हैं, ढंग से देखो ना, एक एक लाइन में पढ़ रहा हूँ। द पीडेट प्रोग्राम एज पर द मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज ऑफर्ड बाय एनआईओएस फॉर वन टाइम। जो ये कोर्स था ये एक बार चलाया गया था 2017 से 2019, केवल 2 साल के लिए चलाया गया था, जब बहुत कम बच्चों को पता थी ये बात कि बीएड एनआईओएस कोर्स कोई होता भी है क्या। अब जिन्होंने कर लिया उनको राजस्थान सरकार ने शामिल कर लिया, और जिन्होंने नहीं क्या किया, कोर्स ही बंद हो गया। अभी और भी अगर 13 लाख बीएड धारी अगर ये कोर्स कर लेते ना उस वक्त, क्या बोलते हैं एनआईओएस का, क्योंकि बीएड वाले यही सोचते हैं तो लेवल 2 में शामिल है, हम लेवल 1 में शामिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई अपने को ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स की व्यवस्था राजस्थान में नहीं है। या फिर दूसरी बात ये है कि उनको पीडेप्ट के बारे में मालूम नहीं था। ये उनकी गलती नहीं है, ये पीडेप्ट के बारे में एनआईओएस के बारे में उनको पता नहीं था, और ये बहुत कम लोगों को पता थी। जिनको पता थी उन्होंने कर लिया ना भाई, जिनको पता था उन्होंने कर लिया। तो रमेश दयाल जी ने पूछा कि भाई आप ये बता दो कितने बीएड धारी ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान में ये कोर्स किया है, और ओवरऑल इंडिया में कितने लोगों ने कोर्स किया है, क्योंकि ये वाली चीज़ निकल करके आई है। क्योंकि ओवरऑल इंडिया से भी तो क्या बोलते हैं लोग आ सकते हैं ना राजस्थान के अंदर एग्जाम देने, आपको पता है वो तो लेवल 1 में शामिल हो ही सकते हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं? अगर उन्होंने मतलब जो बीएड धारी जो है बाहर के राज्य के हैं, अगर उन्होंने भी एनआईओएस का सर्टिफिकेट ले रखा है पीडेप्ट वाला, तो वो लेवल 1 में शामिल है। ये बात ध्यान रखना, कई लेवल 1 वाले ये ना सोचें कि भाई केवल राजस्थान में ही मुद्दा चल रहा है। अगर उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली में क्या राजस्थान के केवल, अभी मैं पूरा आंकड़े रख रहा हूँ आपके सामने, कि टोटल जब ये कोर्स चालू हुआ था तब उसमें 1,06,000 लोगों ने ये कोर्स किया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, जिसके अंदर से 78,266 लोग पास हुए थे। दोस्तों ये साफ नहीं है एक्चुअली में, क्या है कि उनके जो वीडियो क्वालिटी थी रमेश गोयल जी की, जो ये वाली वीडियो की, ये 480 पिक्सल पे थी। यदि ये 720 या 1080 पे होती ना तो स्क्रीनशॉट थोड़ा अच्छा आ जाता, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। मेरे चैनल की जो क्वालिटी है वो आप एचडी में रख करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना, जितना हो सकता है। तो अब 78,266 कैंडिडेट इसमें पास हुए। अब सबसे बड़ी चीज़ थी कि राजस्थान के कितने कैंडिडेट थे? 660। मतलब राजस्थान के 660 ऐसे बच्चे जिनका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा किसी के पास भी नहीं है। अब रमेश गोयल जी को यहाँ से ये पता चल गया कि अब जो बीएड धारी है, ये जो लेवल 1 में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, अब ये कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? कोर्स हो गया बंद 2019 के अंदर, 660 को मिल गया, ये शामिल हो जाएंगे। बाकी अब ये चाहे बीएड धारी कितने ही कोर्स कितने ही लड़ लो एनसीटी के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बीएड धारी जिस एनसीटी को अपना एक तरीके से वो सहारा बना रहे हैं ना, असली बात तो ये है कि एनसीटी ने खुद ने इनकी बैंड बजा दी। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि एसटीसी वालों के लिए एनसीटी का जो कानून है ना वो काला कानून नहीं है, आप लोगों के लिए तो वरदान है वो। ये बात ध्यान रखना। बीएड उन सरकार ने जब कोई चीज चलाई है तो वो पूरे देश को देख करके चलाई है, आप राजस्थान वाले लेवल वालों को देख करके नहीं चलाई है। ये बात दिमाग में डाल लेना। अब हुआ ये कि वो कोर्स ही बंद हो गया। अगर वो कोर्स चालू रहता ना आज, तो आपके लेवल 1 में बीएड धारी शामिल हो गए होते, लेकिन वो कोर्स ही बंद हो गया। और जिन्होंने किया राजस्थान में वो 660 लोग हैं, इसलिए केवल आप बच गए। नहीं, लेवल 1 वाले सोच रहे हैं कि अरे भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। अरे तथ्यों के आधार पे बात करो ना, तुम बच क्यों रहे हो? और बीएड धारी शामिल क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि एनसीटी ने खुद ने बैंड बजा दी उनकी। मैं बीएड धारियों का कोई कसूर नहीं मानता इसके अंदर, लेकिन बात ये कि उन्हें तो पता नहीं था। पता तो एल 1 वालों को आज भी कुछ नहीं है, केवल जो रमेश गोयल जी या फिर जो लड़ रहे हैं ना उनको सब कुछ पता है। एक्चुअली में क्या है कि वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, लेकिन लेवल 1 वाले बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये है कि कभी उन्होंने तथ्य देखने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में ब्रिज कोर्स क्या होता है, पीडब्ल्यूडी क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको खोजनी चाहिए ना। अरे हमने कोई क्या रॉकेट साइंस पढ़ के आए क्या? हमको ये अलग अलग कोई उपग्रह के प्राणी है क्या? है तो धरती ग्रह के ही प्राणी। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि ये कोर्स हो गया बंद, केवल 660 लोगों ने ये कोर्स किया था जिनको शामिल कर लिया। तो अब बीएड वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि ये कोर्स बंद हो गया और उनके पास जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है वो नहीं है। और पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट नहीं है तो ये ब्रिज कोर्स नहीं कर सकते इस लीड के सिलेक्शन के बाद। तो अब सबसे बड़ी समस्या यही कि इसलिए जो बीएड है वो लेवल 1 में शामिल नहीं होगी। और लेवल 1 में अगली और नेक्स्ट टाइम से हमेशा के लिए भी शामिल क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो कोर्स है वही बंद हो गया ना। ये जो केस लड़ा जा रहा है रीट 2021 के हिसाब से नहीं लड़ा जा रहा है, ये यूनिवर्सली लड़ा जा रहा है कि हमेशा के लिए आगे क्या होगा। अब ये जो हमारी जो बीएसटीसी संघर्ष समिति कहती है ना हमेशा आप लोगों से
कि बीएड कभी शामिल नहीं होगी। वो क्यों कहती है? क्योंकि जब कोर्स ही बंद हो गया 2019 के अंदर, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वाला पूरा कोर्स ही बंद हो गया, तो जब वो कोर्स ही चालू नहीं है तो बीएड कभी शामिल हो ही नहीं सकती ना। दिक्कत तो ये है कि आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पूरी चीज़ समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों एक सवाल का और जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या हम सर बीएसटीसी कर रखी है और हमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो हम L2 में शामिल है, हम नौकरी ले सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि L1 वाले L2 वाले तो L1 में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे L1 वाले L2 में शामिल हो सकते हैं यदि उनके पास एसटीसी का सर्टिफिकेट तो होगा ही बीएसटीसी वालों के पास, और उनके पास यदि ग्रेजुएशन है ना तो वो आराम से शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आपके लेवल 2 की जो एलिजिबिलिटी है ना वो ये होती है कि आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और क्योंकि एक आपको भी पता है कि आप 1 से 8 तक के लिए बनते हैं, वैसे तो 1 से 5 तक के लिए होते हैं, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट का जो एक क्राइटेरिया है वो 1 से 8 तक का होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप लेवल 2 में शामिल हैं। तो जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है और लेवल 2 और क्या कहते हैं कि उनको पास बीएसटीसी का सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो लेवल 2 में शामिल है सारे के सारे। एनसीटी का खुद का कहना है ये। और अब मैं बीएड वालों को एक बात बता देता हूँ। अब तक तो ये लोग हमारे सीटें खाने की सोच रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप लोग ये सोचो कि बीएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो बीएसटीसी वालों ने कर रखा है, जिसकी एलिजिबिलिटी 1 से 8 है, जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, अब आप इसको 1 से 5 करा दोगे ना, तब तो बी जो एसटीसी वाले वो लेवल 2 का एग्जाम नहीं दे सकते। क्योंकि जब तो वो नहीं दे सकते तब, और अगर यदि वो एनसीटी ने अपना कानून चेंज नहीं किया तो अब सारे के सारे बीएसटीसी धारी जिनके पास ग्रेजुएशन है ना वो लेवल 2 का एग्जाम देंगे 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 और वो सारी सीटें लेंगे लेंगे लेंगे। ये बात ध्यान रखना, आप कितना ही कर लो। और वो कम से कम आपकी 31,500 सीटें तो 2022 में आ रही है ना, ये कम से कम आपकी गई 10-12 हज़ार सीटें। अब आप बीएड वालों हो सकता है कि जाने कितनी चली जाए, 3.5 लाख बीएसटीसी धारी हैं, सबके लिए लॉटरी खुल चुकी है, सबके सब है ना। बस ये मानना करके चलना, जिन्होंने 12th बेस पर अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं किया ना, बस उनके लिए प्रॉब्लम है। बाकी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है ना पहले से, और ग्रेजुएशन भी कौन सी, ये बीटेक धारी नहीं, पहले ही मैं बता देता हूँ, ये बीटेक अलाउ नहीं है। बीटेक एक टेक्निकल डिग्री होती है, ठीक है ना। बीटेक वालों को इसमें शामिल, बीटेक वालों को शामिल ये भी है। एक तो बीटेक वाले ये कहते हैं कि सर हमने बीटेक कर रखा है, हमने एसटीसी कर रखी है, क्या हम लेवल 2 के लिए शामिल है? या फिर बीटेक वाले ये कहते हैं हमने बीटेक कर रखा है और हमारे पास बीएड है, तो क्या हम लेवल 2 के लिए शामिल है? कुछ भी नहीं हो तुम लोग, ठीक है ना। बीटेक वाले तो वो, मैं खुद भी बीटेक हूँ, इसलिए मैं कोई पागल नहीं हूँ कि नहीं तो मैं एसटीसी क्यों करता, मैं बीएड करता ना सीधी। क्योंकि एसटीसी जो होती है वो 12th बेस पे होती है, बीएड जो होती है वो ग्रेजुएशन पे होती है। यदि मैं बीएड कर लेता ना तो मेरे को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैंने बीएसटीसी की 12th बेस पे, ताकि अब जा करके जो है दोस्तों, अब जा करके आगे देख। अभी फिलहाल मैं एक्चुअली में जो है दोस्तों, मैं सही बताऊं तो मैं अब एलएलबी कर रहा हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे को इतनी जो केस, मेरे को थोड़ा क्या है कि जब से ये थोड़ा वकालत से, हाई कोर्ट से संबंधित मुझे काम मिला, तब से दोस्तों मुझे क्या है कि एक्चुअली में इंटरेस्ट आने लग गया और मैंने वकालत स्टार्ट कर दी है एलएलबी का। तो दोस्तों आप लोगों को बस यही है कि जब भी दिक्कत आए, कभी भी किसी भी केस से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित, आपत्ति प्रश्नों से संबंधित, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो बीएड धारी हो, चाहे लेवल 1 के हो, चाहे लेवल 2 के हो। मैं हमेशा सबके साथ हूँ, मेरी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। बस आप लोग तमीज़ से बात करें। एक यूट्यूब पर आप जब भी कमेंट करें तो सोच समझ करके करें, क्योंकि दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे किसी के खिलाफ मानहानि का केस करना पड़े। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बात आपको कोई एक आम इंसान नहीं बोल रहा है, एक वकील बोल रहा है, कि मतलब कि जो बनने वाला है, क्योंकि मेरा एलएलबी स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसी गलतियां मत करो मत करो मत करो। प्यार से कोई बात समझ में आती है बोलो, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं। और जब भी सुनवाई होगी बीएसटीसी जीतेगी, सीधी सी बात है, जो मैंने आपको पूरा रेशियो उद्घाटन कर ही दिया आज। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी मैं ये कहता हूँ कि यदि बीएड वाले ले आए हो किसी को भी, पहली बात तो एनसीटी जो है ना अपना पक्ष रखने आई है, बीएसटीसी और इसका बीएड का साथ देने नहीं आई है वो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मजबूत पैरवी हो। लेकिन जो असली केस जो जीतने की जो वजह होगी ना, वो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट ही होगा, जिसके आधार पर आप जीतने वाले हो। और ये रमेश गोयल जी, आप बीएसटीसी पर संघर्ष समिति में विश्वास करते हो ना? मैं ये पूछ रहा हूँ, करते हो ना? तो वहीं से ही तो निकाला ये प्रूफ मैंने पीडब्ल्यूडी वाला, जिसको लेकर के रमेश गोयल जी ने आरटीआई से, एनआईयूएस से, आरटीआई से पूछा था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, और मैं क्या कोई फारसी में तो ना बात कर रहा हूँ। तो बस ये था कि उस वक्त उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को तो क्या है कि थोड़ा खोजबीन करने की आदत है, चीज़ें निकालने की, तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो अभी फिलहाल दोस्तों, मैं अभी जो कल बजट घोषित हुआ था उसके से संबंधित, जो रीट से संबंधित हमारी बातें उस पर आएंगे दोस्तों। एक जो मेरा चैनल है ना, इसका नाम मैथ्स विद गिरीश अग्रवाल है, मैं उसका लॉजिक बता देता हूँ। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप रीट लिख दो ना इस पर, रीट विद गिरीश अग्रवाल, या रीट से संबंधित बोल दो ना आप। मैंने बोला नहीं भाई, मेरी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स से मुझे बहुत प्यार है। मैथमेटिक्स को जरूरी नहीं होती कि केवल x² = y² + यही होता है आपका, अल्फा बीटा गामा ये होता है।
ऐसा नहीं होता, लाइफ का भी मैथमेटिक्स होता है कि आप 24 घंटे में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप 24 घंटे में कितना टाइम पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या ये लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स नहीं है? तो मुझे तो दोस्तों मेरी मैथमेटिक्स को लाइफ से जोड़ना अच्छा लगता है, इसी के कारण मैं कट ऑफ एनालिसिस और ये सब डेटाज आपसे लेता हूँ, ताकि क्या है कि प्रैक्टिकल एनालिसिस सामने आ सके। तो दोस्तों मैथ्स मैथ्स होती है, मैथ्स का कोई ऐसा नहीं होता कि केवल आपने किताबी ज्ञान लिया, उसको लाइफ में यूज करो ना आप लाइफ टाइम यूज करो ना उसका ज्ञान को। एक कैलकुलेशन बताऊंगा मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी वाली, तब कि आपको पता लग जाएगा। चलो आपको आज बता देता हूँ एक बात, ठीक है? एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ आज मैथमेटिक्स की, जो आप मेरे से कहते हो ना कि सर आपकी मैथमेटिक्स क्या है, बता देता हूँ। मैं बहुत से बच्चों को बताता हूँ, बहुत से बच्चों की तो नींद उड़ जाती है। आप एक बात बताओ, आप पूरी अपनी लाइफ के अंदर कितना टाइम जियोगे मैक्सिमम, अगर आप हष्ट पुष्ट हो तो? मैं मानता हूँ 75 साल। आपकी 75 साल एज होगी, ठीक है? 75 साल एज के अंदर आपने एक बात बताओ, अभी आप जो नॉर्मली बच्चे होंगे सब 22 25 23, मतलब 25 प्लस, मतलब एवरेज में मानता हूँ 25 के आसपास है। मतलब जितने भी बच्चे हैं वो अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा खो चुके हैं, मतलब 33% जिंदगी आपकी निकल चुकी है। अब लाइफ आपकी रही है 2/3 हिस्सा, मतलब 66% हिस्सा आपकी लाइफ का टाइम बच रहा है। ये जाना तो ऊपर वाले के पास ही है, तो आपका 66% टाइम बच रहा है। अब एक बात आपको चलो कैलकुलेशन करके बताते हैं कि 1 सेकंड रुकिए, यदि आपके पास 1 सेकंड रुको, मैं थोड़ा इसको ना इसको हटा ही देता हूँ, 1 सेकंड रुको, हाँ 1 सेकंड रुकिए। तो मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए आपकी लाइफ का जो टाइम है वो 50 साल आपका बच रहा है, ठीक है? और अब आपकी लाइफ का जो है दोस्तों, ये एक तरीके से मतलब 50 साल आपके बच रहे हैं, ठीक है? आपको पता है कि 75 साल की मैंने लाइफ मानी है, आपका 1/3 हिस्सा जा चुका है, 2/3 हिस्सा आपका बच रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है? आगे देखिए, यदि आपकी लाइफ का 50 साल का जो ड्यूरेशन पीरियड है, ठीक है, इसके अंदर जो है आप 50 साल के अंदर आप देखा जाए तो कितने आपके पास कितना टाइम होता है जीने के लिए? तो 50 साल के अंदर दोस्तों आपके 365 दिन, एक साल के अंदर 365 दिन, ठीक है? और एक दिन के अंदर दोस्तों होते हैं आपके 24 घंटे। और सॉरी, आप तो सीधा सेकंड में आ जाओ, सेकंड में। एक दिन के अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 24 घंटे, ठीक है? और 24 घंटे और 1 घंटे के अंदर होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है? मतलब आपके पास जो टोटल है ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 86,400 सेकंड, ठीक है? करके देख लेना, 24 छिकी 144, 14 14 24 30 72 और 14 86, ठीक है? ये पूरी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स सबको आती है। अगर आप इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को जो है 50 × 365 गुना, यदि आप 8 6 4 और 00 यदि आप करते हैं ना, तो ये जो वैल्यू आती है आपकी, ये आती है लगभग 1576 और 8, और आपके पास लगभग आगे लग जाती है 5 0। मतलब आपके पास जो जीने का टाइम बच रहा है ना, वो इतना टाइम बच रहा है, ठीक है? इतने सेकंड्स बच रहे हैं, और एक एक सेकंड किस तरह निकल रहा है आपको खुद को भी पता नहीं है। और ये फिक्स है, ये ड्यूरेशन ये भगवान ने सबको दिया है, आपको भी दिया है, मुझे भी दिया है, इसमें कोई कटौती नहीं है। अगर आप 1 सेकंड का 1 रुपया कमाओ ना आज से भी, क्या अगर आप 1 सेकंड का 1 रुपया भी कमाओ ना आज से भी, तो आप अपनी लाइफ में कितना रुपया कमा लेंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सॉरी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, मतलब 1 अरब 57 करोड़, 1 अरब 57 करोड़ 68 लाख रुपए आप अपनी लाइफ टाइम कमा सकते हैं, यदि आप 1 सेकंड का 1 रुपया कमाते हैं। मतलब आपकी जो एक एक सेकंड की कीमत जो मैं मानता हूँ मेरी लाइफ में, वो मैं तो 1 सेकंड का 1 रुपया मानता हूँ, उस हिसाब से मैं कार्य करता हूँ। और यूट्यूब पर आप देखते भी होंगे कि सर के हर वीडियोस पे कितने व्यूज़ हैं, क्या है, वो आप सब देखते हैं। तो मेरा एक ही टारगेट है मेरी लाइफ का कि मुझे हर सेकंड का 1 1 रुपया कमाना है। 25 साल लाइफ के मेरे ऐसे ही निकल गए, उसमें मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को हर सेकंड का 1 रुपया कमाना है। अब मुझे नहीं पता कि मैं इतना रुपया कभी कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन जो मेरा विजन है ना लाइफ को देखने का, वो ये है। अब आप सरकारी नौकरी जो करेंगे, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये डाटा, ये स्क्रीनशॉट खींच लेना सारे के सारे, ठीक है ना? कि ये आपके पास पूरा टाइम है लाइफ को जीने का। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सरकारी नौकरी में आपको कितना पैसा मिलता है, ठीक है? समझना, यदि आपकी सरकारी नौकरी मान लो 25 साल तक आपकी नौकरी नहीं लगी, ठीक है, 60 में आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, लाइफ के बचे 35 साल। अभी तो बहुत से लोग तो 30 में लगता है, कोई 35 में लगता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप 25 में लग गए, सबसे आइडियल एज जिसमें लड़की वाले आपके आगे पीछे घूमते हैं लड़कों के, और लड़कियां भी बिल्कुल यूं रहती है कि नहीं भाई अपने को तो गवर्नमेंट नौकरी वाला चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? 35 साल की आपकी क्या बोलते हैं जॉब होगी,
35 साल की जॉब के अंदर जो है आपको जो सैलरी मिलती है वो मंथली मिलती है ना, ऑब्वियस सी बात है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यदि 35 साल की आपकी जॉब होती है तो एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ये आप टोटल इतने महीने आप जॉब करोगे। और मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो सैलरी होगी, मैक्सिमम जो सैलरी आप गवर्नमेंट से साल भर की, मतलब क्या बोलते हैं कि एक महीने की जो आप ले पाओगे ना, एवरेज यदि आप निकालते हो तो कभी शुरू में आप अभी जाओगे तो 23,400 मिलेंगे, फिर कितने मिलेंगे, और जब आप तक आप रिटायरमेंट होगे तब तक आपकी इनकम 2-3 लाख होगी। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो इनकम है ना वो लगभग अगर आप एवरेज लगाएंगे तो 80,000 रुपये पर मंथ, मतलब पहले दिन से आपकी 80,000 रुपये मान करके चल रहा हूँ, पहले महीने से। लेकिन वो क्या हो रहा है कि 80,000 तो खैर नहीं होगी आपकी, 70,000 मान करके चलना एवरेज, ये एवरेज है हर महीने का। जो ये इतने महीने होंगे ना, इसमें क्या होगा, एवरेज लिया है मैंने सबका, क्योंकि हर महीने आपके इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि शुरू में 23,700 मिलेंगे, फिर आप प्रोविजन पीरियड का परमानेंट हो जाओगे तो आपको 33,100 के आसपास मिलेंगे। फिर हर साल 4% से आपका डीए बढ़ेगा। तो कर ऐसे बढ़ते 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 आपकी जब तक 20 साल की लाइफ निकल जाएगी ना सरकारी जॉब में, तब आपकी जो इनकम होगी वो लगभग हो जाएगी 70-80 हज़ार के आसपास। तो आगे के 20 साल और पीछे के 20 साल सारा एवरेज मिला करके मैंने 70,000 पे ले आया आप लोगों का, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करो कि इतना पैसा ही आप सरकारी नौकरी से कमा सकते हो, ठीक है। सरकारी नौकरी से आप कितना पैसा कमा सकते हो उसको कैलकुलेट कर लो एक बार, 1 सेकंड रुकिए। तो 35 × 12 यदि आप करते हैं तो 1 सेकंड रुकिए, 35 7 होते हैं 245, ठीक है। और यदि इसको 12 से आप मल्टीप्लाई करते तो ये आपकी 4 जीरो 1 2 3 4, ठीक है। और 12 5 60 की जीरो, ठीक है, हासिल की 12 5 60 की जीरो, हासिल की 6, 12 चौको 48 और 54, हासिल की 5, 12 दूना 24 और 5 29, ठीक है। 1 2 3 4। अब इस पूरे अमाउंट को कैलकुलेट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम में आप जो पैसा कमाओगे ना सरकारी नौकरी से, ये करीबन, 1 सेकंड रुकिए मैं आपको बता देता हूँ, वापस कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 35 साल की लाइफ आपकी, और उसके अंदर 12 महीने के हिसाब से अगर आप 80,000 रुपये भी आप कमाते हो, ठीक है, तो आप ये मान करके चलिए। 1 सेकंड दोस्तों, पुराना डेटा और लिख देता हूँ यहाँ पे, 1576, ठीक है, 8 और 5 बार जीरो, ये तो आपका था इतना टाइम सेकंड्स में आपके पास जो बच रहा है फिलहाल लाइफ के अंदर। और आप पैसा कितना कमाने वाले हो अपनी लाइफ का, कि मतलब ये बात है 35 × 12 गुणा 1 सेकंड रुकिए, 80,000 के आसपास है ये लगभग, ठीक है ना। तो इससे आप कमाने वाले हो 336, और ये लगभग इतना रुपया आप कमाने वाले हो, मतलब अपनी लाइफ का 3 करोड़ 36 लाख रुपए, ठीक है। तो और ये बात आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ, ठीक है ना, आप सबको पता है ये बात। तो ये तो है आपका टाइम, और इतने सेकंड्स हैं आप जीने के लिए, और ये है आपकी क्या बोलते हैं टोटल इनकम, गवर्नमेंट जॉब, जिसको आप अपनी कॉलर ऊंची करके और दहेज में 40-20-40 लाख रुपए ले सकते हो, ठीक है ना। ये वाली बात है, जो लेते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके 135 130 132 नंबर आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और कुछ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे इंसान है वो नहीं भी लेंगे, मुझे पता है। अगर इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनकी जो नौकरियां लगती है तो अपने मम्मी पापा को जरूर मेरी बात बताएंगे, ये सारा कैलकुलेशन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये भी मुझे मुझे किसी ने बताई थी, और मैं बताऊँ ये कैलकुलेशन मुझे हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने बताई थी। और जब उन्होंने बताई थी ना, आज से करीबन 2 साल पहले, तो मैंने 2 साल पहले मेरे दोस्तों दिमाग के ढक्कन उड़ गए थे। मैंने कहा यार ये हुआ क्या मेरे साथ लाइफ में। आज मेरी एज जो है वो 26 साल है, और ये मेरे साथ हुआ क्या, मैंने लाइफ के 24 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए, कुछ नहीं कमाया, बिल्कुल एक नील बटे सन्नाटा कर दिया मैंने सारा काम। अब आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, यदि आप जो है ये 1576, और जो ये 8 है, ये कितनी बार जीरो है, 5 बार, ठीक है। यदि आप इसको डिवाइड करते हो इस अमाउंट को, यदि आप टाइम को, सॉरी क्या कहते हैं, यदि आपका जो टाइम है और यदि आप जितना पैसा कमा रहे हो ना, अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो 1 सेकंड रुकिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब आप यहाँ से ये आपको पता लग जाएगा कि आप क्या बोलते हैं कि 1 रुपया कमाने के लिए कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो मैं आपको बता देता हूँ। 336, और इसमें है 1 2 3 4 5, यदि आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ रहा है आपका 46, क्या बोलते हैं आपका, ये जो डिवाइडेशन करने पे आता है ये आता है 46.92। मतलब ये जो अमाउंट है ना, इसका 46.92 टाइम है। मतलब आप जो है 1 रुपया कमाने के लिए, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कितने टाइम, 1 रुपया कमाने के लिए 46 सेकंड वेस्ट कर रहे हो बस।
और 1 रुपया जबकि हमारा 1 सेकंड में कमा का है, इस तरह का हमें को इंतजाम करना है। अब आप सोचो वो 46 सेकंड का जो अनुपात है ना, सुनने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन आप सोचो वो इनकम जो है ना वो खरबों में हो गई। मतलब जो आपका टाइम है ना, ड्यूरेशन, आप ये मान करके चलिए, यदि आप देखते हैं, देखा जाए तो 46 गुना आप अपनी लाइफ में जो कम पैसा है ना, वो 46 या 47 गुना कम कमा रहे हो आप। जितना आप जियोगे ना, उससे 47 गुना पैसा कम कमा रहे हो आप। अब आप सोचो कि आपके धरती पर आने का जो उद्देश्य है, क्या वो ये था जो आपके सामने रख दिया मैंने, सरकारी नौकरी का सच। सोचना, विचारना, अच्छा लगे तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं लगे तो भी मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा चैनल अच्छा चलेगा, मुझे पता है, भगवान का आशीर्वाद है। तो और भगवान ने मेरे दिमाग के ढक्कन खोल दिए, इस कारण दोस्तों मैं थोड़ा सुधर गया। और मुझे सही बता रहा हूँ, बहुत दिमाग खराब हो रहा था बहुत दिनों से, लेकिन भगवान ने आके टाइम का, जिसको कहते हैं टाइम इज मनी, वो ये कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है, धन्यवाद।